अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ हेयरपिक को। मैंने इसने अपने हाथों से रोज की तरह दवाई खिलाई थी। तुम ये कैसे कह सकते हो इसने दवाई नहीं खाई? आलम करख्त लहजे में डॉक्टर पर धाड़ा। देखें सर, ये रिपोर्ट्स देखिए और ये पिछली देखें। उन्होंने दोनों रिपोर्ट सामने की जिसे आलम ने झपट कर पढ़ा। आप समझ रहे हैं, जानते हैं मैडम की इब्तदाई हालत तो याद होगी ना, जब इसे मिनट्स के हिसाब से इन अमेरिकन माहिर डॉक्टर ने जहर दिया था। ये तो अल्लाह की रहमत है जो मैडम पर असर देर से हुआ। एक जादू था, अल्लाह ने इनकी जिंदगी लिखी थी। मजीद तभी इन डॉक्टर्स की जानलेवा साजिश नाकाम रही। हमारे कहने का मतलब यह है कि जहर कितना भी क्यों ना खत्म हो पर अपना असर जरूर छोड़ता है। जैसे मैडम पर इन्हें दौरे पड़ते हैं, इससे आप वाकिफ हैं, और मुंह से झाग निकलता है ये जहर नहीं। वो दहशत के जेर असर माजी में पहुंच जाती हैं और खुद पर जुल्म झेलती चीखनी चिल्लाती हैं, पर आवाज खौफ से जो हलक में दब जाती है और इसकी गुर्राहट की सूरत धूप झाग की तरह बाहर आता है। आपको मालूम है, हमने पहले बताया था इन दौरों से इनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। वो खुद की जान ले सकती हैं क्योंकि वो तब आपके पास मौजूद नहीं होती। वो खुद को किसी कैद में महसूस करती हैं और सब झेल रही होती हैं जो इस पर गुजरा हुआ होगा। यह खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान माजी में ना सिर्फ चला जाता है बल्कि गुजर रहा होता है, और इसे लगता है कि इस कल में किए गए जुल्म, बातें, दहशतें इन सब में आज झेलनी पड़ती हैं। और मैडम के साथ यही मसला है। हमने कहा था इन्हें तब तक दवाई देनी है जब तक वो बिल्कुल भूल ना जाए अपने माजी को। जैसे आज दौरे पड़ने के बावजूद वो आपसे मुखातिब थी कि आप इसे वहां से ले जाएं। मतलब इस पर असर हो रही हैं दवाइयाँ, वो ठीक हो रही हैं। अगर वो आज दवाई खाती तो ये ना होता जो आज हुआ। इनके दिमाग पर माजी की यादें असर नहीं करती। बहरहाल आप इन्हें सिर्फ दुख, तकलीफ और माजी की पहुंच से दूर रखें, वरना हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शट अप। लब भीजते सुनता आलम गुस्से से टोका। डॉक्टर खुद खामोश हो गए। इसने इसे दवाई खिलाई थी तो क्या इसने फिर मुंह से निकाल दी थी? आखिर क्यों? उसकी जिंदगी से क्यों खेल सकती है इतनी बेरहमी से? दवाई दी इसे, रिपोर्ट्स इनके हवाले करते वो बोला और मोबाइल वापस जेब में रखी। जी दवाई दी है और ड्रिप भी लगा दी है, दाएं तरफ खड़े डॉक्टर ने कहा। वो इस वक्त रूम के सामने कॉरिडोर में खड़े थे जहां दूसरे डॉक्टर आते जाते सीनियर डॉक्टर को इस आदमी के सामने दाएं बाएं खड़े देख रहे थे। वहीं आलम सुनकर सर हिला गया। कितने बजे जा सकते हैं? सर सिर्फ आधा घंटा, इनमें से एक बोला, और आलम सर हिलाते वहां से जाने का इशारा दिया। वो चले गए। जब ही लिफ्ट से निकलकर भागता आलिफ सईद को कॉरिडोर में खड़ा देखकर इसके पास पहुंचा। आलम, हूर कैसी है? इसने जल्दी से पूछा। डोर में बने छोटे से गोलनुमा विंडो से झांका। अंदर जहां वो खामोशी आंखें छत पर टिकाए पड़ी थी। अंदर मत जाओ, सईद ने अंदर जाते देखकर गुस्से से बोला। आलिफ ने ठंडी सांस भरते मुड़कर इसके सुर्ख अंगारा आंखों में देखा। वो जाग रही है, इसने बेबसी से कहा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, भले ही मुस्कान इन्हें सजा दे। मैं बीच में नहीं आ रहा, पर हूर से मिल लूं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। इसकी बात सुनते सईद ने सख्ती से लब बेबस करते खुद पर जब्त किया। इसके बावजूद भी वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम आइंदा कैसे कह सकते हो? वो अचानक इस पर झपटा और इसके कॉलर को पकड़कर झटके देते इस पर गुर्राया कि सारे हॉस्पिटल में जैसे सन्नाटा छा गया। जिसने इसकी गुर्राहट सुनी वो झुरझुरी ले उठा। नहीं कहूंगा आइंदा। वो इस वक्त आलम की जगह बुरी सुर्ख आंखों में बेस्ट को पहचानते बमुश्किल खुद को संभालते बोला। शक्ल दफा करो सब अपनी। वो मेरे लिए जाग रही है। तुम सब कभी इसे खुशी नहीं दोगे। दूर हो जाओ इससे, वरना मैं अपने हाथों से दूर करूंगा इस वजह को जो इसे अपने करीब करना और तकलीफ देना चाहती है। वो दरवाजे से दूर होकर कॉरिडोर के फर्श पर आलिफ को फेंकता दहाड़ा। तुम नूर के लिए ये कैसे बोल सकती हो आलम? आलिफ तड़प कर गुर्राया। मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूँ, डिपेंड तुम पर करता है तुम इसे कितना बचाते हो। वो सख्त लहजे में बोलता खुद पर जब्त करते अंदर बढ़ गया, जबकि आलिफ ने इसकी पुश्त को देखते जोर से मुक्का फर्श पर मारा और वो खड़ा होता विंडो के करीब आया जहां वो अब इसके पास बैठा था। इसे पूरी तरह कैद किए हक जमा लिया था इस पर जैसे थी ही इसकी। गुस्से से सोचते वो मुठ्ठियां भीज गया और मुड़ा तो सामने खामोश खड़े बुरहान को पाया। एक पल के लिए साकित हो गया। तुम इससे डरते हो राइट?
اس کے ماتھے سے نکلی ہلکی سی بوند کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ہوئے جتا کر بولا، میرے حساب سے تمہیں ابھی تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا جہاں تک تمہارا ڈر ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میرا ڈر اپنی جگہ بھائی، پر اس کے پاس ہماری کزن ہے ہورولین، جس پر اس کا حق نہیں ہمارا بھی ہے۔ وہ زور دیتا بولا، دوسروں کی سزا وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ دوسرے چھوڑو داد، وہ ہماری ہے ہی نہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ہم قدم ہے۔ برہان کا جو شک تھا صحیح سے اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر وہ اسے ابھی بھی غصے کو دیکھ کر زائل ہو گیا۔ وہ فہری کو بمشکل مسکان کی غیر موجودگی میں سلاتے باہر داد کے پیچھے جانے لگا تھا کہ مل کر اسے ڈھونڈے وہ کہاں گئی ہے، پر اسے باہر نکلتے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر وہ تینوں لڑکیوں کے والدین اور عورت کے جوان بیٹے شوہر بھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے اسے دونوں ماں باپ اس پر چڑھ دوڑے۔ ماں کے طنز کے تیر کے بڑی اچھی لڑکی بیاہ کر لائے ہو جو اپنے شوہر کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، ایک غیر محرم کے حکم پر سر کو خم دے کر اکیلی رات کو نکل گئی، وہ بھی انہیں سارے خاندان میں بدنام دہشت گرد ثابت کرتے۔ سب کے سامنے پسٹل نکال کر آسیہ بیگم کمال صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے جو وہ کہہ رہی تھی کہ ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں کرتی، اور وہ تو شروع سے ہی ایک کریکٹر لیس ماں کی بیٹی ہے، کچھ رنگ تو ہوں گے اس میں۔ اس بات پر برہان ان سے لڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ پھر داد کا انداز اس سے ہٹ دھرمی گراہٹ بھرا دیکھ کر وہ پوری طرح الجھ گیا۔ تبھی سے وہ اپنا دانت نہیں لگا جو معصوم کے ساتھ ڈرپوک بھی انتہا کا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، ڈر نہ ڈر، بے خوف، بہادر، پر ابھی سے ایسے ہی اپنے سامنے دیکھ کر وہ سمجھ گیا، وہ کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ بھائی وہ نادان ہے، کچھ نہیں سمجھتی، آپ اس سے بدگمان نہ ہو، مسکان کا معلوم ہے۔ اس نے اپنا سوال پوچھا، حالانکہ دل کا رہا تھا ابھی اندر جائے اور اس سے چھین لے حور کو، اسے دیکھے اس کی حالت کا پوچھے، پر وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا اپنی بے عزتی۔ نہیں مجھے معلوم ہے، داد انکار کرتا ایک تھکن بھری نظر دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی برہان نے موبائل کان سے لگایا، اس نمبر کی لوکیشن دیکھو اور فوراً ہی لیڈی آفیسر کے ساتھ مجھے بھی اسے ہی یہاں سے لیتے جاؤ۔ اسے ایس ایچ او سے کہا جو اس وقت راؤنڈ پر تھا، اور اسے اپنی لوکیشن بھیجتے وہ ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ ہو نے اتار گھٹ سے پوچھا۔ چل رہے ہیں صرف کچھ دیر میں، اس کے گال سے ہلاتے وہ بولا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑتی کچھ خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہونا چاہیے تھا پر میں نہیں ہوں، حالانکہ تمہاری اس غلطی پر مجھے تمہیں تھپڑ مارنا چاہیے، وہ اس کی انگلیوں کو پول لبوں پہ سے لگاتا بولا۔ سارا غصہ، قہر، وحشت اس کا چہرہ دیکھتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، اور وہاں صرف اس کے سینے میں بھیجنے کی تڑپ تھی جو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بتاؤں گی، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، وہ منہ بنا کر بولی۔ عالم نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے مارا؟ نہیں، مارنا کہا ہے، اس نے ٹھہر کے الفاظ ادا کرتے جتایا۔ ہاں تو مارنا مارا ایک ہی تو بات ہے، اس میں بھی میم رے الف آتا ہے، اور اس میں بھی۔ اس کا دماغ تیز تھا جس سے عالم قطعی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسی بے وقوفیوں میں۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے، دوائی کیوں نہیں کھائی میرا بچہ؟ اگر کڑوی لگی تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں اس کے بعد تمہیں کچھ کھلاتا، پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خفا ہو کر بولا۔ اب کی بار ہور تڑپ گئی اور فوراً اس کا ہاتھ اپنے لبوں میں لگایا۔ میں تو عالم بس آپ کو دکھانا چاہتی تھی میں ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے اب ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا میں کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو پاؤں گی، میں بہت بری ہوں نا۔ وہ رونے لگی اور عالم اس کی ساری بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ٹھیک ہو رہی ہو، روتے نہیں میری شہزادی۔ ٹھیک کیا ہے؟ کس نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ عالم نے کہتے چیئر چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ ہورولین نے گردن اٹھا کر اس کے کوٹ پر اپنی ناک رگڑی۔ آپ اب ہرٹ نہیں، اس کے ڈر کو دیکھتے نرمی سے بولا۔ اچھا پھر اس دن والا موبائل میں گانا لگا کر دینا، پتہ نہیں نور اور مسنی کیا سمجھ رہی ہوں گی، میں بہانہ بھاگ کر انہیں چھوڑ آئی ہوں اچانک۔ نور نے مجھ سے کہا تھا وہ میرے روم میں انتظار کر رہی ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے فرمائش کر کے اداس ہو گئی۔ عالم نے بغیر کہے کچھ موبائل کے لیے اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیے گانے سانگ اس میں پلے کیا، حالانکہ وہ سمجھتی کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی اسے سننا اچھا لگتا تھا کبھی کبھی جب موڈ ہوتا۔ عالم سے موبائل لے کر اسے اپنے سینے پر رکھ دیا، خود اس کے ہاتھ کے گرمائش لمس محبت پر محسوس کرتی آنکھیں موندی پڑی تھی۔
सामी बदन से खूबसूरत आवाज बिखरी हुई थी और वो हॉस्पिटल में बड़े मजे से पड़ी हुई थी इसकी गोद में सर रखे, जबकि गुलकार म्यूजिक के मदम सुरों में कह रहा था, "Gotta let you know what's on my mind. These feelings for you I can't have. You heart is what I hope to find," etc. etc. गाने के खत्म होने तक आलम ने मुतबस्सम नजरों से इसके गुलाबी लबों की मुस्कुराहट देखी और आहिस्ता से उंगली उठाकर कहा, इसके पंखड़ियों जैसे गुलाबी लबों पर फेरी जैसे इसकी मुस्कुराहट को छूना चाहता हूँ। पर वो जानता था अगर मुस्कुराहट छूने की कोई चीज होती तो हजारों लोग नोचकर फेंक देते एक दूसरे के लबों से। वैसे भी वो अब भी बाज नहीं आते थे अपनी जहरीली जुबान के जौहर दिखाकर। इसका हाथ आहिस्ता से इसके पेट पर गया जहां वो सिमटी थी। वहीं आलम ने झुककर इसके सर पर बोसा लिया और मध्यम आवाज में गुनगुनाया इसके कान में, "Driving me crazy, but you are driving me crazy. I need you, girl." आप गा रहे हैं? हुरलैन ने बोझल आंखें फैलाकर हैरत से पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो हंस पड़ा इसकी पलकों को छूकर। अब गुनगुना रहे थे, कितनी अच्छी आवाज है। मेरी माँ ने तो ऐसे बेरोजगार बैठने से बेहतर है गाने गाए, बहुत पैसे मिलेंगे। नूर ने मुझे बताया था। वो मशवरे से नवाजने लगी। एक तो इस नूर ने तुम्हारे दिमाग में फालतू का फतूर भर दिया है। वो बड़बड़ाया कि हुरलैन सुन ना सकी। अच्छा, क्या बता रहे थे मुझे? वो सुर्ख होती पूछने लगी। आलम ने डॉक्टर के नंबर पर मैसेज करते बोतल देखते ट्रिप निकालते कहा, मैं कह रहा था तुम मुझे पागल कर रही हो शहजादी। वो इसके चेहरे पर झुककर नरमी से मोहब्बत भरी शरारत करते अपनी बाहों में भर लिया। वो वहां से निकल रहा था तभी डॉक्टर भी इसके पीछे आए। कुछ नई दवाओं का नुस्खा इसके हवाले करते फीस लेकर अंदर वापस बढ़ गए और वो आलम के बाहर आते देखकर इसके आदमी ने आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला जहां सीटों को जोड़कर इसके आराम के लिए बेड की शक्ल दी गई थी। आहिस्ता से इस पर लिटाकर वो डॉट लॉक करके अपनी जगह पर आया और हुरलैन की सीट बेल्ट बांधकर अपनी बंधी हुई ग्लास पर पर्दे बराबर कर दिए। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, ये तो उन्होंने कहा और हम बेकसूर हैं बहन। वो तीनों लड़कियां रोती इसके हाथ में हंटर देखकर जमीन पर गिड़गिड़ा रही थी और इनसे मुख्तलिफ हालत इस औरत की भी नहीं थी। बेकसूर हो तुम लोग? तुम जैसे लोग ऐसी बातें सुनकर इन्हें बढ़ावा देते हैं बजाय टोकने रोकने के। इन्हें मजीद हिम्मत देते हैं कि वो आगे बढ़ाएं इस बात को और तुम कह रही हो कि तुम बेकसूर हो। यू वो इनके बालों को मुट्ठियों में जकड़े अपने बूटों की ठोकर सीध कर रही थी जबकि इस औरत के वजूद पर और अपने हाथ में वजूद हंटर से वार करने लगी। बेड बंद फ्लैट के इस साउंड प्रूफ रूम में दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। माफ कर दो मैं तुम सबको। वो गजब नाक हुई इन पर गुर्राई। कलोहलहान वजूद लिए रोती वो एक दूसरे में सिमट गई। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं बनाऊंगी। मुझे बख्श दो, माफ कर दो। वो औरत सिसके इसके पाँव में गिर गई। फिर से गलती मुझसे, फिर मुझे से माफी? तुम्हें एहसास है खुदा का डर नहीं? जूतों का जाहिल औरत। इसने भारी लौंग स्याह बूट वाली ठोकर इन्हें रसीद करती सर्द आवाज में बोली। वो घुमाकर हंटर इसकी पीठ पर मारा कि वो चीख लड़कियों की निकल गई थी। इसके बाद वो रुकी नहीं। इसका हाथ किसी जालिम की तरह चलने लगा। इन्हें लगा इनकी सांसें जाने लगी हैं। एहसास हुआ कैसे तकलीफ देती हैं बातें। वो कह रहे सांस भरती अदमू हुए इनके वजूद के पास बैठी ऐसे ही तकलीफ होती है। अल्फाज की बेहिस बेराह पर डाल देती हैं तुम जैसी की जुबानें। एहसास नहीं होता। कह रहे खुदा से नहीं डरते। बातें कहानियां बनाने में माहिर होते जा रहे हो। अगर आलिफ का हुक्म ना होता मैं तुम सबकी जुबानें काट देती इस हराम हरकत पर खुश हो जाओ अपनी जात की वजह से बच गई। वो तल्ख लहजे में इन पर एक नफरत भरी निगाह डालकर वहां से निकली। पीछे वो बेहोश लहूलान वजूद इसकी बातों पर सलाब परवाह बेनियाज पड़े थे जबकि वो पहले साड़ी में थी और अब ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में ब्लैक ही जैकेट पहने, हाथों में ग्लव्स, पाँव में लॉन्ग बूट्स, बालों की टेल बोनी थी। वो कुछ देर की मुस्कान से अक्सर मुख्तलिफ थी। अपने हाथों से ग्लव्स उतार कर इसने वहां मौजूद आदमी के हवाले किए, साथ हंटर भी। होश आ जाए तो इन्हें सही सलामत इनके घर पहुंचा देना। वो कहकर वहां से निकली और मोबाइल पर आलम से राब्ता करने की कोशिश करती गेट तक पहुंची कि तभी पुलिस की गाड़ी और इसके फ्लैट के बाहर आकर रुकी। लड़कियां और वो औरत कहाँ है? बुरहान करख्त लहजे में इसके सर से पांव तक देखते गुस्से से बोला, अंदर है, ले जाओ। वैसे भी मेरा काम हो चुका है। वो मोबाइल ऑफ करती जेब में रखकर मुंह में बबल डालने के साथ कंधे झुकाकर बोली। पीछे खड़े एसीपी, एसएचओ और अरमान लेडी ऑफिसर हैरत से बेयकीन से मुस्कान को देख रहे थे।
ये फ्लैट शहर से काफी दूर था और पहर में वो लड़की इस वक्त यूं अकेली यहाँ, हैरत से मरने का मुकाम था और हुलिया भी तो आम नहीं था। अरेस्ट हर, इसने नफरत से इसे देखते एसपी ने शमाइला से कहा। वो फौरन हरकत में आई और एसीपी का हुक्म मानते इसे आगे बढ़ते ही मुस्कान की कलाइयों में हथकड़ियां पहनाई। यहाँ जो कोई भी है इसे अरेस्ट करो जल्दी, इसने दूसरा हुक्म दिया। यहाँ कोई नहीं है, जो था वो जा चुका है, इसने बबल चबाते भी न्यासी से बताया। तभी ही पूरी जोर से बुरहान का हाथ घुमा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। जब बोला जाए तब बोला मुस्कान आरिफ, इसके जबड़े को मुट्ठी में जकड़े वो इससे के मुंह से हकारत से बोला। सब सुन खड़े थे बुरहान के गुस्से पर, जिसने मुस्कान का चेहरा एक तरफ झटक कर अंदर बढ़ गया और ऐसा ही इसे ले जाकर पुलिस वैन में बिठाने लगी। अरमान वहीं खड़ा था रेडियो ऑफिसर के साथ, अलबत्ता बाकी सब अंदर गए थे। मुस्कान अंदर गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां अंधेरे की वजह से सिर्फ इतना ही देख सकी जैसे इनके बेहोश वजूद को गाड़ियों में डाल रहे थे। वो हंस पड़ी तल्खी से। नादान एसीपी, दांत वो मायूं में था। तुम इसके पास नहीं जा सकते, और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? बुरहान कहाँ है? आसिया बेगम जो दांत के आने और इसके माथे पर छोटा सा जख्म देकर इसके पीछे आई थी, इसे नूर के रूम में जाते देखकर टोक कर बोली। दाद ने दरवाजे पर हाथ रखते मुड़कर इन्हें देखा। आपको मालूम है मैं इन रस्मों को नहीं मानता, जिनका इस्लाम में बुनियाद ही नहीं। ये दुनियावी हैं और इन्हें इन्हीं तक रहने दे। मैं आपके मजबूर करने पर यह सब निभा रहा हूँ, मजीद कोई उम्मीद नहीं रखें। और ये चोट कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, बस आप घबराने वाली बात नहीं। वो इनके हाथ पर थाम कर संजीदा लहजे में कह रहा था। आसिया बेगम खामोशी से इसे देखती रही। हाँ, ये भी हकीकत थी, उन्होंने बहुत मेहनतों से इसे इन रस्मों के लिए मनाया था, वरना वो बस सादगी से रुखसती चाहता था। और आसिया बेगम अपने और हर लड़की की तरह नूर के अरमानों का सोचते इसे फोर्स किया था। आसिया बेगम ने सर हिलाया। बुरहान कहाँ है? आया नहीं? आते ही होंगे भाई, वो कहकर इनके हाथों की पुष्ट पर बोसा देता अंदर रूम में चला गया। आसिया बेगम की नजर बुरहान के रूम में बेड पर सोई हुई फैरी पर डालकर डाइनिंग रूम में आ गई, जहां सब बैठे थे। दाद को बहुत अफसोस हुआ था, उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा था हूर की क्या हालत है, वो ठीक भी है कि नहीं। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने मीठे मीठे मेकअप और बगैर चेंज किए वो धुले हुए हाथ मुंह के साथ बैठे के अंदाज में ही सो गई थी। शायद हूर का इंतजार करने के लिए बैठी थी और फिर थकन की वजह से सो गई थी, और अब इसका सर लड़क कर कंधे पर आ रहा था। वो जी भरकर फुर्सत से देखना चाहता था। माइयों में इस कदर हसीन लग रही थी, जब भी इसके झुके सर की तरफ नजरें उठती तो साकित सी हो जाती। पर सब कुछ इसके सोच के खिलाफ हो गया था। इसके दोस्त इसे हौसला बढ़ाकर जा चुके थे, मेहमान भी चले गए थे, अब कोई नहीं था घर में। इस वक्त वो दुपट्टे से बेनियाज नाजुक तौबा शिकन खुले सरापे स्याह बाल सोई हुई मासूम परी लग रही थी, छोटी सी। दाद को इस पर टूट कर प्यार आया। दिल ने चाहा सीना चीर कर इसे अंदर छुपा ले, ऐसे पागल जज्बात थे इसके लिए। जाने क्यों वो बचपन से ही इसे देखकर इसी तरफ खिंच गया था। इसे याद था जब वो छोटा था तो बुरहान की मुसलसल तो जहद की वजह से वो जमाल अपने चाचा के पास पहुंच पाए थे, और फिर पहली बार इनके घर गया तो छोटे से हबसज़दा सहन में एक छोटी सी बोनी जैसे लड़की नीचे रखी कॉपी पर झुकी हुई थी। इनकी चची ने इसका तारुफ करवाया कि वो इनकी बड़ी बेटी है, हुरुलैन से कुछ मिनट बड़ी नूरुलैन। बुरहान दाद ने जब हुरुलैन को देखा, इसके कद को देखा, फिर इसे देखकर बुरहान को कुछ हैरान हुआ, फिर खामोश रह गया महज मुस्कुरा कर। पर दांत वहीं बुलंद बांध का हल्का लगा, ये तो अभी इतनी है जैसे अपनी 5 साल की लड़की हो, जबकि हुरुलैन इससे बड़ी लग रही है 8 साल की। गुस्से से घुरती मुंह में सोर कर रह गई थी, और वो अपनी मम्मा के तारीफ करवाने पर नाक भवें चढ़ा लिए। अलबत्ता हुरुलैन इनसे काफी अच्छी तरह मिली थी। दाद ने फौरन ही पहली बार इसे बोनी का लकब दिया था। इसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था, जिसकी वजह से बुरहान को माजरत करके दाद को वहां से ले जाना पड़ा, और घर जाकर इसके रूम में काफी बेइज्जती की थी। पर इन सब का इससे कहाँ असर होने वाला था दाद पर। वो तो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इसके सामने इसकी कजन थी, छोटी सी बोनी जैसी। दिल बेसाख्ता इसकी तरफ खींचा था, और वह इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसीलिए वो इससे बहुत खार खाती थी। अलबत्ता सबकी तरह इससे भी संजीदा बुरहान काफी पसंद आया था। पर दाद कहाँ बाज आने वाला था। नूरुलैन की सूरत में तो जैसे इसे अलादीन का चिराग मिल गया था। वो इसके पीछे एक जिन की तरह पड़ गया था बचपन से ही। वो चिढ़ती से गालियां देने से भी गुरेज नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत बदतमीज मिजाज की लड़की थी दाद के मामले में। मदम मुस्कुराहट के साथ इसे देखते फिर सर को देखा तो एक जिस्म में सारा फासला मिटा इसके पास बैठा। इसे सीधे लटाते सर अपनी जानों पर रखा,
वो इसका साइड फेस देखता है, चेहरे से बाल संवारने लगा। ये इसके लम्स का ही देखता है एहसास था। वो कसमजाई और मानूस सी खुशबू पाकर इसकी गोद में मुंह छुपाए सोने लगी। इसकी इस अदा पर दाद की आंखों में सितारे चमक उठे। वो हैरत से अपने गिर्द फैला हुआ इसकी बाजों को देखने लगा, फिर इसके स्याह बालों को, सर को। ये बोनी मुझे खुद छेड़ती है, इसने फिजा में शिकायत छोड़ी। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की हल्दी खुशबूदार तेल की खुशबू इसके हवासों पर छाने लगी। हो नहीं आई ना, वो गफलत में बड़बड़ाई। इसे जाना था। दाद ने लेट कर इसे सार में लेते कहा। नूर की पेशानी पर सलवटे पड़ गई और फिर ने कुछ कसमसा कर लगी। दाद ने इसे अपने करीब कर लिया और इसके लम्स पर ही नूर के दिमाग भग से उड़ा और हरासा होकर पूरी आंखें खोले सामने दाद के चेहरे को देखने लगी। तो तुम, वो आंखें झपकर हथेलियों से मसलती फिर से इसे देखने लगी जैसे ये ख्वाब हो, पर नहीं, वो सच में इनके सामने पड़ा था, बल्कि इसकी कमर में अपना मजबूत आहनी हसार डाले। नूर को अपना दिल दिमाग में धड़कता हुआ महसूस हुआ। हाँ, मैं बोनी का दाद। इसकी नाक के करीब गाल पर अपनी नाक रगड़ते थे सरगोशी की। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दाद। वो खौफ से फड़फड़ाई। इसके दिमाग में खतरे के साइन होने लगे। हैं, क्या कर रहा हूं मैं? इसने सर उठाकर हैरत से इसे देखा। नूर ने नम होती नजरों से इसकी आंखों में देखा जो ना जाने क्यों सुर्ख हुई थी, पर इसके माथे पर छोटा सा जख्म था। क्या वो फिर किसी बेगुनाह को मार कर आ रहा था? यकबैकी से खौफ के साथ घिन आने लगी। इससे वो पीछे सरकना चाहती थी पर कुछ नहीं कर सकी। रोना मत नूर प्लीज, इसने इल्तिजा की। तो क्या करूं बताओ, क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? वो बोली नहीं, चिल्लाई थी इस पर, और दाद इसकी आंखों में डर देखकर मुस्कुराया। इतना बुरा मत समझो मुझे, मैं बस थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने आया हूँ, किसी गलत सोच के तहत नहीं आया। इतना नफ्स का मारा नहीं, मैं अपनी हदूद जानता हूँ। वो मुंह बनाकर बोला और इसे छोड़कर खफकी से करवट बदल ली। नूर आजाद होती बदक कर कड़कर पीछे हुई। अगर तुम इस बेड से उतरी तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा हो जाऊंगा। इसके इरादे समझकर इसने फोन किया और सच में नूर साकित होकर लेट गई। इसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया और ऑफ कर दिया इसे। फिर ऐसे देखा तो नजरें कलाई पर पकड़ गई जहां वो वॉच पहनी हुई थी जिसके बारे में वो हासिल करने का कहा गया था इसे। क्या मैं सच में तुम्हें बुरा लगता हूँ? सच बताना नूर। वो मोबाइल रखकर अभी सीधी ही हुई थी कि एकदम दाद ने इसे खींचकर अपने सीने पर डाला और अब इसकी आंखों में देखते पूछने लगा। वो सांस रोक गई। तुम एक घटिया इंसान हो। नूर चीखती इसके बालों और मुट्ठियों में जकड़ गई। दाद भी इस अचानक वफादात पर कहका लगा उठा। सच बता कर तुमने अपने लिए अब घटिया इंसान चुना है, अब भुगतो। कहने के साथ ही इसके बेड पर डालकर झुक गया और इसकी मजामत करते दोनों हाथों को पकड़कर इसकी पीठ को बांध लिए। अब देखो ये घटिया आदमी तुम्हारे साथ क्या करता है, इसने कहते इसके गर्दन में मुंह छुपा लिया और गहरा सांस भरकर वो सिमट गई। वो साकित थी। प्लीज, वहशत सदा होती मछली। ये दांत नहीं, एक गुंडा हैवान है जो मुझे प्यार नहीं, इस गुंडे से। वल्लभ विजय इसके लम्स पर आंखें मीचकर सोचने लगी। ये जख्म कैसे पड़ा तुम्हें? नूर ने हिम्मत करके पूछा। दाद ने सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। सुर दहकते चेहरे से वो आंखें मूंदे पड़ी थी और इसे पागल करती। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते दीवार से टकरा गया। अब कोई शक नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है नूर। इसके कलाइयां छोड़कर इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। अगर मोहब्बत तुम्हें मौत दे तो? वो आंखें खोले इसकी आंखों में देखती जुर्रत से बोली। दाद ने पहले देखा फिर गहरी सोच में पड़ा। ना बाबा ना, फिर ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। वो पुदक कर इनकार कर गया। नूर साकित होनको की तरह इसे देखने लगी। सच्ची तो कह रहा हूँ यार, मोहब्बत शोहब्बत तो होती रहेगी पर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अब इसे भी इस मोहब्बत पर खत्म कर लूँ तो फायदा मोहब्बत करने का। इसकी बातें सुनते नूर ने लब भींचे और वो पीछे धकेलने लगी। हटो पीछे, वो चिल्लाई। दाद कहका लगा उठा। अच्छा बताओ, तुम कहती हो तो मैं मारूं? वो मोहब्बत से चूल्हे लहजे में पूछने लगा। नूर ने इसकी आंखों में देखा। हाँ, वो भराई आवाज में कहकर आंखें मीच गई। दाद कुछ देर खामोश रहा। अच्छा फिर मोहब्बत नहीं, तुम मारो मुझे, मैं जरूर कबूल कर लूंगा इस मौत को, वरना कतई इस मोहब्बत से नहीं मरूंगा। क्योंकि मोहब्बत बाद में, पहले मेरी जिंदगी में मेरी बोनी आई थी, इसीलिए मेरी जिंदगी पर ज्यादा हक किसका है, ना कि मोहब्बत का। इसके दोनों फूले गालों को बोसे लेते वो सरगोशी में गए हो और इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। फसुखे लम्हात में ही गुजरे थे। खामोशी का वक्फा लंबा हुआ था और इसने आंखें खोलकर इसे देखा। जहां इसकी मध्यम सांसें इसके चेहरे पर पड़ रही थी वहीं वापस नींद की वादियों में उतर गई। दाद को इसकी मासूमियत पर बेइंतहा प्यार आया, पर वो कुछ गुस्ताखियां करके इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। तभी खामोशी से इसका सर सीने पर रखकर लेट गया। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, यह इतनी हिम्मत नहीं मेरी जान निकालने की मेरी बोनी। इसके रुखसार से लाते हुए वो सोचता रहा। आज अगर बर वक्त सईद इससे बुरा बर्ताव ना करता तो जरूर बुरहान इसे पकड़ लेता। आलिफ लफज अभी तक इससे खुफिया था, पर
इस तक पहुंच गया था ये, इसके लिए इनके शौक की बात थी। जितना सीधा इसने अपने भाई को समझा था उतना था नहीं, और अब अपने लाडले मासूम भाई को मशकूक नजरों से देखने लगा, एक पुलिस वाला बनकर। इसे अब चौंका रहा था, बुरहान की नजरें बदल गई थी। इसे तो ये भी शक हो गया था कैसे इसे आलम ने इजाजत दे दी है इनको यहाँ भेजने की। बहरहाल कुछ भी था, इसे नूर के लिए धमकी नहीं देनी चाहिए थी, जब जानता था कि आलिफ की कमजोरी है, हुरुलैन की कमजोरी है। वो इससे सख्त नाराजगी रखने वाला था, इसने सोच लिया था। मुस्कुराकर सर झटकते इसे बाहों में समेटकर सीने में भींचकर गर्दन में मुंह छुपाकर मध्यम सांसें भरते इसके तनफ्फुस को बेतरतीब कर लिया। सर, इन्हें बुरी तरह मारा गया, अभी तक होश नहीं आ रहा। डॉक्टर का कहना है शायद 2-3 दिन तक लग जाए। अरमान इसके सामने अलर्ट सारी इंफॉर्मेशन देने लगा। ठीक है, इनके होश में आने तो इनके बयान लो इनसे। इसने हुक्म दिया और जाने का इशारा दिया, पर वो नहीं गया। कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहा था, तभी बुरहान ने आबरू उठाई और वजह पूछी यहाँ खड़े रहने की। सर, क्या मैडम यहीं रहेंगे? मतलब कि वो यहाँ कैसे? इसने नजरें झुकाए पूछा। पास जाकर देखो, मालूम पड़ जाएगा। वो इसे ढके छुपे अल्फाज में बात को समझा गया था, तभी बोला, सर पर वो भी मैं भी जिंदा हूं अरमान। इसने जताया। वो सर हिलाकर इजाजत लेता वहां से निकल गया। मुस्कान को उसने जेल में डाला हुआ था, जहां एक लड़की पहले ही बैठी हुई थी। मुस्कान ने इससे वजह पूछी तो इसने रोते हुए बताया कि यूनी का एक लड़का इसे तंग करता था, बहुत गंदे गंदे फिक्रे उछालता था, इसका रास्ता ब्लॉक करना, बेस स्टैंडर्ड पर बाइक से घेर लेना। और इस दिन तो हद ही कर दी। वो इसका बाजू पकड़े एक तरफ घसीट कर ले गया, जिसके डर से इसने इसे थप्पड़ मारकर भाग गई थी। वो एक मजदूर बाप की बेटी, अकेली बेटी थी, बहुत तंग हालात थी इन घर के। इस थप्पड़ को मारकर वो खुद डर गई थी, इसलिए कुछ दिन यूनी नहीं गई। पर कब तक घर पर छुपी रहती? इसके माँ बाप परेशान होने लगे, जिनकी परेशानी दूर करने के लिए इसने कुछ नहीं है, सब ठीक है का मुंह पर लेबल लगाया और यूनी आ गई। और फिर अचानक इस लड़के ने इससे थप्पड़ का बदला लिया और रास्ते से किडनैप कर लिया। वो अपने दोस्तों से मिलकर इसे एक फ्लैट में ले गया और इससे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसकी इज्जत और दामन को मिलकर दागदार करना चाहते थे। वो लड़का इसके पास आया तो वो रोती इसके पाँव में गिड़गिड़ाई, पर इस पर शैतान सवार था, इसने जबरदस्ती करने लगा। तभी कुछ ना समझते अपने इज्जत दामन, अपने बाप का सर बुलंद रखने के लिए इसने क्रिस्टल का वॉश उठाकर इसके सर पर वार किया, जो काफी जोरदार था, जिससे इसकी जान चली गई। वहां से तो वो जैसे जैसे तैसे करके भाग निकली, क्योंकि इसके दोस्त सदमे में खड़े थे इसकी लाश देखकर। वो घर तो आकर छुप गई, अपनी इज्जत को तो हवा ने बचा ली थी इस दरिंदे से, पर वो कुछ खोई आई। और कुछ ही दिन में बुखार में तपने का राज जो सामने आ चुका था, जब इसके बूढ़े बाप के दर पर पुलिस खड़ी मिली। इसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। हवा की बेटी किस रास्ते में महफूज नहीं थी। अगर इज्जत लौटाए तो भी मरे, अगर इज्जत बचाए किसी के लिए किसी को मारे तो भी वो खुद मरे। इसे पुलिस ले गई और चादर में छुपी रहने वाली लड़की बदनाम हो गई थी। पुलिस इसे लेकर आई है। इसका बाप गरीब था, सब इसे गलत समझ रहे थे। बेटी को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था, निकल गई ना हाथ से, खून का रखे आई है। दूसरी तरफ वो लड़के के माँ बाप अमीर थे, तो इनका केस जोर पकड़ गया। वो अब जेल में पड़ी थी और लड़के किसी दूसरी लड़की के शिकार बना रहे होंगे। और इसका हाल देखकर तो शायद ही वो लड़की इन्हें मारने की जुर्रत करे, क्योंकि हवा की बेटी को समाज तो कहता है कि जब इज्जत पर आए तो हाथ काट दो, और जब इसे अमल किया जाए तब वो बुरी तरह साबित होगी। इज्जत तो बचा ली थी, पर वकार नाम बाप खो दिया था। कल ये लोग दरस पढ़ाते हैं कि वो करो और वो करो, ऐसा करो वैसा करना, और आज इसने इस दर्स पर अमल कर लिया तो इसका बूढ़ा बाप हर दरवाजा खटखटा रहा है। पर जगह यही सुनने को मिलता है कि इस फैशा लड़की का पता नहीं कितनी दफा देख चुके हैं, फलां 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 गली में फलां के साथ। और लड़के को जाल में फंसाकर पैसे मांगे, लड़के ने इनकार किया तो इसको मौत के घाट उतार दिया। एसपी कुछ नहीं कह रहा? इसने सुनने हैरत से पूछा। सर कहते हैं वो मुझे इंसाफ से लवाएंगे जल्द ही, इसी वजह से इन्हें बहुत बार धमकियां भरे कॉल्स भी मसूल हो चुकी हैं। मुस्कान ने सर हिलाया। लड़के का बाप का नाम मालूम है? बबल चबाते वो पूछने लगी। इसकी लड़की ने सर हिलाते हुए बताया। तो मुस्कान ने हौसला दिया, सिर्फ आज की रात तकलीफ बर्दाश्त करो, तुम्हें यूनी में और घर गली में तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, जल्द ही यहाँ से बाहर निकलोगी, मुझे तुम पर फख्र है। इसका कंधा थपथपा कर बोली। अब वो लड़की होकर क्या कर सकती थी इसके लिए, जब खुद ही आज जेल में आ गई थी। पर यह पूछना गवारा नहीं किया कि क्यों आई है यहाँ। मुस्कान ने इसे हिम्मत तो बांध दी थी, पर अब अपने लिए बैठी थी और जानती थी इसका ये इंतजार तवील नहीं होगा। सामने चेयर पर बैठा एसएचओ बहुत गौर से इसे देख रहा था, और मुस्कान का दिल किया अभी बाहर निकल कर इसके मुंह पर अपने पच्चे फिट कर दे। अचानक ही ऑफिस रूम में आवाज आई। बुरहान एसएचओ से मुस्कान को लाने को कह रहा था। एसएचओ मायनी खेजी से मुस्कुराया। आओ मैडम, सर बुला रहे हैं। इसे मुस्कान को बुलाया जो मुसलसल बबल चबा रही थी। क्यों, तुम्हारे सर की टांगे टूट गई हैं?
जो मैं हूँ या लंगड़े लूले और अंधे हैं? इनसे कहो तुम्हारी जाती मुलाजिम नहीं हो, मुलाजमा का भी एक स्टैंडर्ड होता है। वो नहुसत से बोली। इस लड़की ने हैरत से इसे देखा, जिसकी नाक के नथने पता नहीं किस एहसास से फूल रही थे। हालांकि वो खामोश बैठी थी। क्या वो गुस्सा थी एसीपी सर से? अपने सवाल पर वो खुद ही हंस पड़ी। भला एक मुजरिम की क्या औकात नाराज होने की, और मुजरिम भी वो जो बैकवक्त 4-4 को मार कर आए और 4-5 दिनों के लिए दुनिया से ही होश आउट कर गए। एसएचओ से इसे घूरता ऑफिस में दाखिल हुआ और मुंतजिर बैठे बुरहान को मुलाजमा के स्टैंडर्ड का बताया। इसकी तो मैं। वो बड़बड़ा कर तैश के आलम में ऑफिस से बाहर निकला और लंबे डग भरता सबको नजरअंदाज किए अंदर दाखिल होकर सामने बैठी मुस्कान को बाजू से जकड़ कर खींचा और वापस ऑफिस में लाया। डोंट टच मी, वो इसे पीछे धक्का देती गुस्से से बोली। बुरहान इसके फेस को देखकर हंस पड़ा। क्यों, मुझे हक है तुम्हें छूने का? वो इसकी कलाई मरोड़कर पीठ पर करता मस्खरे से बोला। यू कैन टच मी। वो मुंह पर आई सुनहरी लट को फूंक मारकर मदद से पीछे करती बोली। इतना बदलाव एक सेकंड में? वाह। वो अब उठाकर इसकी कलाई को मजबूती से जकड़ने लगा। ओ कम ऑन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स जो हैं। वो बगैर पीछे कलाई को तकलीफ को चेहरे पर लाई इसकी ऑफिस को देख रही थी। अच्छा क्या है मेरी फीलिंग्स मिसी जान? वो चबाकर बोली। डोंट कॉल मी मिसी, बिकॉज अगर मैं मिसी बनी तो अपना थोबड़ा खुद पहचानने से इनकार कर दोगे। सो बी केयरफुल डार्लिंग। और दूसरे हाथ में मुंह से बबल निकालकर इसकी जेब में रखने लगी। इतना गरूर? वो हंसते इसकी बचकाना बातों पर बोला। जचता है स्वामी, मेरी फीलिंग्स का बताओ। इसने कलाई छोड़कर इसके सुनहरी बालों वाली पोनी को हाथ में लपेट कर खींचा। वो करीब होकर सीने से लगी। बुरहान हैरान था कि खामोश क्यों है। जेलस? तुम जेलस हो रहे हो कि मैंने तुम्हारी ना मानकर सही की बात मान ली? इसने दूसरा बबल निकालना चाहा कि बुरहान ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी और खुद जेब में हाथ डाला तो गश खाकर बचा, क्योंकि जब जेब सारी बबल से फुल थी। या अल्लाह, कैसी हो रहा था ये? इसने दिल में सोचा। इसे इस दिमाग पर शुबा हुआ। तुम वो शोहर हो जिसने सबके सामने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, अरेस्ट किया। वो जिसे उकताने लगी। और तुम वो बीवी हो जिसने बड़ी महफिल में अपने शोहर के हुक्म को जूते पर रख कर इसके पीछे चली गई। मेरी इंसल्ट का अंदाजा लगा सकती हो? वो गुस्सा होता इसके बालों पर पकड़ सख्त कर गया। वो हंसी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है एसीपी, तुम्हें मालूम है अगर कभी सही रहो तुम दोनों मुसीबत में हो। जस्ट थिंक, तुम्हें दोनों में से किसी एक को बचाना हो तो तुम्हें मालूम है मैं क्या करती? इसने बुरहान की आंखों में देखा, जो खुद भी चैन हो गया था सुनने के लिए। ऑफ कोर्स तुम मुझे बचाती, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर मैं मरा तो तुम बेवा हो जाती। वो मान और गुरूर से बोला। तब मेरे हाथ में पिस्टल होती तो मैं सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देती। वो चबा चबा कर बोली। बुरहान की मुस्कुराहट से कड़ गई। इतनी नफरत करती हो? वो हैरत से बोला। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि तुम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। वो लापरवाही से बोली। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तुम खुद मुझे गोली मारोगी? वो सिर्फ सोच सका। इसका गुरूर मान जो टूटा था, कुछ कहने के लायक कहाँ बचा था। फिर तुम्हें पता है तुम्हें फांसी चढ़ाकर मैं किससे शादी करता? इसकी बात पर मुस्कान ने एक अदा से आबरू उठाई और हकीकत में सोचना मत। दिमाग अपनी मुट्ठियों में कुचल दो। ये निकारा दिल मेरी हील के नीचे नजर आएगा दुनिया को। वो घुराकर इसके झगड़े बोली। बुरहान ने इसे झटके से पीछे किया। वो खूनखार नजरों से इसे घूरे थी, जबकि इसके नाखून की चुभन बुरहान अपने जबड़े पे अभी भी महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों तुम इस लड़की की जान के दुश्मन बन चुके हो। बट आई वॉर्न यू अगेन, अगर मैं दूर हूँ तुम्हारी जिंदगी से तो करीब इसे भी रहने नहीं दूंगी। वो बोली नहीं, सर्द लहजे में वॉर्न कर दी। सामने चेयर पर बैठकर झूरने लगी और वो पत्थर का पहाड़ बना हैरत से शजदरी से देख रहा था। कैसी मोहब्बत थी! मेरे सीने में 6 गोलियां उतार सकती है, वो मुझे मार सकती है इस सैर की वजह से, और मैं किसी के बारे में कहूँ तो ये हाल। जाओ। वो हुर्राया सुर्ख रंगत से। 2 मिनट, कुछ मायनी खेजी से बोली। पुरानी से घुरता अपनी चेयर पर बैठा और वहां रखा पानी का गिलास अपने अंगारा हल्क में उतारा। अभी ठीक से एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरते सेकंड भी नहीं गुजरा था कि पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। एसएचओ भागते इसके पास है। सर, आईजी साहब आए हैं, खुद वो भी वकील के साथ। बुरहान चौंक कर खड़ा हुआ। इसे देखा तो लाभ परवासी बबल खाने लगी थी, जिससे इसके गुलाबी लब मुसलसल हिल रहे थे। वो अजीब सी तशगी का शिकार हुआ। सर, सही आलम भी साथ है और गुस्से में लग रहा है। अरमान ने आकर बताया था वो बुखलाया हुआ था, जो बुरहान को सख्त नागवार गुजरा। और सही नाम पर जहां मुस्कान खड़ी हुई थी वहीं इसके बदन और रूह में एक गुस्से भरी लहर के साथ जेलसी भी आग भड़क उठी है। अभी वो एंकर लगकर घर आया था और इसे बेड पर डालकर बाहर निकला कि इसका आदमी लॉन्च में दाखिल हुआ। सर, मिसी को वो एसीपी ले गया है, साथ इन औरतों को भी हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है।
मुझे मैसेज किया कि निकल जाओ। मैं वहां से निकल गया, पर मिसी को वो ले गए हैं। इस एसीपी ने इन सबके सामने थप्पड़ मारा। जफरान ने सर झुकाए बताया और इसके ग्लव्स हंटर वहां से रखे। आरिफ सुनकर गुस्से से बिफर गया। इस 2 टके के एसीपी की ये जुर्रत, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। वो एन और सिमी का ख्याल करते नीची आवाज में गुर्राया। आलम का इससे बुरा हाल था। अभी वो कुछ कहता कि इससे पहले ही होम मिनिस्टर साबिर की कॉल आ गई। सईद का दिल कर रहा था एसीपी का मुंह सुर्ख कर दे, बल्कि इसकी नौकरी का रौब छीन ले, जिस वजह से इसने इस लड़की पर हाथ उठाया था। होम मिनिस्टर ने इससे माफी मांगी बुरहान की तरफ से और कहा कि 2 मिनट में तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास होगी। बेस्ट के नाम से ना सही मिनिस्टर सईद आलम के रौब दबदबे से वाकिफ था, इसका स्टेटस स्टैंडर्ड सबसे वाकिफ थे। बिजनेसमैन सईद आलम, इससे कौन ना वाकिफ था, पर कोई ये नहीं जानता था इसका बिजनेस किस नौयत का है। ये जरूर जानते थे वो पाक समेत कई ममालिक पर छाया हुआ है। इसकी एक कॉल पर इनके बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तभी इत्तला मिलता इसने फौरन से पहले सईद आलम को गुस्से को समझते से ठंडा करना चाहा, पर इसकी धार से वो खुद दब गया। 2 मिनट है तुम्हारे पास मिनिस्टर, मुझे अपनी लड़की अपने घर में दिखनी चाहिए। इसके घन गरज लॉन में गुंजी। वही आरी मुठियां भीच से टहलता रहा। आखिर वो खामोशी से कैसे थप्पड़ खा कर रह गई। क्या इसके सामने हथकड़ियां जोर थी? हरगिज नहीं। वो भाग सकती थी, निकल सकती थी, बचाव कर सकती थी, लड़ सकती थी, बल्कि इस एसीपी को मजा चिखा सकती, पर वो खामोश रही। आखिर क्यों? सिर गाड़ी लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। होम मिनिस्टर के अहकाम पर आईजी और वकील खुद मौजूद थे, पर इन्हें नजरअंदाज करता सुर्ख बुरी आंखों में लहू लिए अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है एसीपी? इसके गुराह पर सबने ऑफिस की जानिब इशारा दिया। सर रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। वकील ने इसे रिलैक्स करना चाहा, जिस पर इसने घूरी डाली पर हड़बड़ाकर परेशानी से आईजी को देखने लगा। ऑफिस का डोर धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही खड़ी लड़की थी। इसे देखकर मुस्कुरा दी। सईद के पीछे आईजी और वकील भी अंदर दाखिल हुए। बुरहान इन्हें देखकर सल्यूट करता था, मस्खरे से मुस्कुराया। ये है कि उन्होंने एक मुजरिम के रोब पीछे भाग पड़े। वो बड़बड़ाया। आईजी ने सख्त घूरी डाली। मुस्कान चलती हुई सईद के सामने आई और इसके थोड़ी उंगलियों में पकड़कर चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर देखा। इसके गाल पर सुर्ख उंगलियों के निशान थे। आईजी देखकर गड़बड़ा गया। तुमने कैसे इस पर हाथ उठाया एसीपी बुरहान इल्वी? आईजी ने सख्त लहजे में पूछा। सर, हमें पूरे इख्तियार है मुजरिम से ऐसा बर्ताव करने का। इसने संजीदगी से कहा। आपके पास क्या सबूत है मिसेस बुरहान इल्वी मुजरिम है? वकील ने चुपते लहजे में सवाल किया। बुरहान ने मुस्कान की तरफ देखा, जो अब सईद के कंधे पर सर टिकाए खड़ी थी, जैसे एक बाप के होश में इसकी जाने अजीज बेटी हो। ऐसे हैवान के बाप की ऐसी ही हैवान औलाद हो सकती है। वो सोचने लगा और वकील की तरफ रुक गया। मिसेस बुरहान भी फंक्शन में मौजूद सबके सामने इन चारों को लेकर गई थी। वहां फ्लैट पर मौजूद इनकी चारों लेडीज की हालत के साथ वहां खड़ी मिली थी। अब भी किसी सबूत की जरूरत है, इसने जताकर कहा। क्या तुमने देखा? मैंने इन्हें मारा। पास कोई हथियार मिला जिससे मैंने इन्हें मारा? वो भड़क कर बोली। बुरहान का इसका मकरू और चेहरा दिख शशता रह गया। कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। क्या तुमने सईद आलम इसे हुक्म नहीं दिया था इसे लेकर जाओ और सजा दो? इसने तंजी आलम की तरफ रुख किया। हाँ दिया था, वो इसकी आंखों में देखकर बोला, पर मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। मुस्कान मासूमियत से बोली। हाँ, क्यों? तुमने हंटर से इन्हें मारा है तो हाथ कैसे लगाओगी? सबूत दो, वो हंटर कहाँ है? इन पर फिंगरप्रिंट्स दिखाओ। वो तैश में आकर गुर्राई। एक्सक्यूज मी बुरहान इल्वी, आपके पास जब तक सबूत नहीं आए तो जो मुस्कान इल्वी के खिलाफ जाएं, आप इन्हें लॉकअप में नहीं कर सकते, और आपको कोई हक नहीं कि किसी लेडी पर हाथ उठाने का। ये खिलाफ वर्जी है। और ये है कोर्ट के पेपर्स, आप पहले इन औरतों के बयान लें। इन्हें मिसेस इल्वी ने मारा है, ये वो हंटर फिर लाए। आप कोई एक्शन इनके खिलाफ ले सकते हैं। आप बगैर एफआईआर के इन्हें हरासा किया है, बल्कि किसी हद तक आपको हरासमेंट का केस दर्ज हो सकता है अगर मिसेस इल्वी चाहें तो। वकील की बातों पर बुरहान को शौक लगा। इसने आईजी की सिम देखा। सर, इसे कुछ कहना चाहा पर आईजी ने इसे टोक दिया। तुम पहले ही काफी शर्मिंदा कर चुके हो। तुम्हारे घर के फंक्शन में मिसेस आलम पर जानलेवा अटैक हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में हमारे पास आलम साहब चाहें तो आप पर केस कर सकते हैं, पर वैसा नहीं कर रहे। आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आईजी जताकर बोला। ममनून नजरों से आलम को देखा, जो गुस्से से बुरहान को घूर रहा था। सर, आप ले जा सकते हैं मिसेस बुरहान इल्वी को, वकील ने कहा, जिस पर आलम ने बुरहान की तरफ कदम उठाए कि बीच में ही मुस्कान ने इसका हाथ थाम लिया। इसने गुस्से से इसे देखा। पल के लिए वो सहम गई। मैं प्लीज, इसकी रिक्वेस्ट पर वो थम गया। जब वो फताबंदी से मुस्कुराती हुई इसके सामने, मैं तुम पर केस नहीं करूंगी स्वामी। इसके कोट के कॉलर पर हाथ फेरते इसके लहू आंखों में देखने लगी। तुम्हारे लिए यही तमाचा काफी है कि तुम सही होकर भी गलत ठहरे। रिमेंबर डार्लिंग, तुम्हारी बीवी उधार नहीं रखती। आगे मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड था। मारने का अब मेरा होगा। आईजी और वकील अरमान एसएचओ और सईद इसकी तरफ देख रहे थे।
सी यू लेटर। इसके गाल थपथपाकर वो आलम के साथ वहां से निकली। पीछे वकील भी सारी कार्रवाई खत्म किए निकला। आई एम श्योर एसीपी, आइंदा इस पर हाथ उठाने से 1000 बार सोचोगे। बुरहान के कान में सैर के अल्फाज गूंजे। इस कदर इंसल्ट जलालत पर इसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। मैंने सुना है एसीपी तुम बेस्ट का केस हैंडल कर रहे हो, तो बेहतर है इसका केस ही हैंडल करो, सईद आलम के पीछे मत पड़ो। आईजी ने गुस्से से कहा। आईजी भी चला गया। अब सिर्फ बुरहान और अरमान बचे थे। एसएचओ भी आईजी के इशारे पर निकल आया। बहुत बुरा किया है तुमने मुस्कान, बहुत बुरा। वो बड़बड़ाया। यह हालत एक जख्मी बिफरे शेर की थी, अभी सबको नोच खोच कर खत्म कर दे। वो वहां से निकला और हॉस्पिटल गया, जहां लड़कियों के माँ बाप मौजूद थे। इन्हें एफआईआर कटवाने का मशवरा दिया। वो अपने बेटियों के होश में आने का कहने लगे। बुरहान ने भी बेहतर समझा, सोच लिया था वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। इसने डॉक्टर पर सख्त प्रेशर डाला कि इन्हें जल्द से जल्द होश में लाया जाए, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे। इसने दुआ की थी कि मुस्कान इसे घर में ना नजर आए, और वही हुआ था। वो वहां नहीं थी। अगर होती तो आज शायद इसके हाथों कत्ल हो जाता। हाँ तारिक, तलाक के पेपर्स रेडी करो। वकील को कॉल करते इसने सारी डिटेल देकर वो बोला। दूसरी तरफ चंद बातें सुनकर ओके कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। मेरी जिंदगी में तुम जैसी बटी हुई लड़की की कोई जरूरत नहीं मुस्कान, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नहायत सबके आलम में बोला और हाथों में सर थाम। बाबा मम्मा अभी नहीं आई, फिर इसे गोद में सर रखकर बोली। बुरहान ने कोई जवाब नहीं दिया, सो इसे सीने से लगाने लगा। इसे मालूम था दुनिया में सिर्फ यही वाहिद वजूद है जो इससे मोहब्बत करता है। कल के लिए तुम तैयार हो? आरिफ रूम में आकर पूछने लगा। वो सोने के लिए करवटें बदल रही थी। हाँ 10 बजे का वक्त है, वो मालाबाई को लेकर निकलेंगे। आधा घंटा इन्हें रास्ते में लगेगा और इस दौरान हमें पूरी प्रोटेक्शन देनी है पुलिस को, ताकि वो कहर जमान वालों के अटैक से बच जाएं। पर याद रखने से खराश भी नहीं आनी चाहिए। मुस्कान ने संजीदगी से कहा और सर हिला गया। तुम ठीक हो? वो पास आकर बैठा। वो गुस्से से घूरने लगी। आरिफ ने नासमझी से कंधे झुकाए कि क्या कर दिया। अपनी बकवास बंद रखो। तुमने मेरी बेटी को कहा मैं गटर की कीड़ी हूँ, 2 दिन गटर में रही हूँ। वो घुर्राई। आरिफ चौंका और कहका लगाकर बल खाता बेड से दूर हो गया। अच्छा तो इसने कह दिया तुम्हें? काफी टैलेंटेड बच्ची है यार, फरमाबरदार भी और मासूम भी। वो हंसते हुए बताने लगा। तभी मुस्कान ने पास रखा टाइम पास उठाकर इसे मारा। वो बचना चाहता था पर इसे मालूम था वो नीचे झुकेगा। तब एक बार हवा में हाथ लहराया, दूसरी बार इसके झुकने पर तेजी से इसकी पीठ पर वार किया। वो गिरा उठा। सालिम नागिन, मार दिया। उफ, इसकी आवाज गूंजी। कहा ना जाओ यहां से, वो चिल्लाई। ओ कम ऑन यार मिसी, बनो शादी में जो शोहर घर से निकाल दे वैसी बेबस औरत लग रही हो। हालांकि तुम्हारा अपना फैसला था यहाँ आने का। करीब आकर इसका सर सीने से लगाया। वो बोला। दफा करो, बेबस होगी मेरी जूती, मैं थूक कर आई हूँ इसकी दी हुई इज्जत पर। आंख मसलते हुए वो बोली। आरिफ ने इसे घेरे में समेट लिया। स्पेन जाना चाहोगी? इसका सर सहलाते वो पूछने लगा। अब इतनी भी बड़ी कीमत नहीं है कि इसके गुस्से से यहाँ आई हूँ। वो रिलैक्स रहे कुछ पल, वरना बहुत बड़ा झगड़ा होगा। कल चली जाऊंगी, मेहंदी है। वो बोलकर खामोश हुई। ओके एज यू विश, अब निकलो। वो इसके हेड पर किस करने लगा। वो धक्का देकर पीछे फेंक चुकी थी। आरिफ हंसता इसका गला घोटने के लिए करीब पहुंचा के वो गन का मुंह इसके सिंह करके बाहर निकलने का इशारा देने लगी। तुम्हें गुंडी हो, नागिन, डायन, भूतनी, चुड़ैल, उन्हें आकर कहता कंधा से लाकर वहां से निकला। मुस्कान दरवाजा बंद के बेड पर गिर गई। आलम जब इसे वहां से लेकर निकला तो इसे पूछा था कहाँ जाना चाहोगी। तब मुस्कान ने इसे घर को तरजीह दी थी और आलम ने इसके सर पर बोसा देकर कहा था अपने वकार असमत पर कभी कम्प्रोमाइज मत करना। इसके लिए वही काफी था। वो सारी रात इसे सोचता रहा और फिर याद आने पर अपनी जेब में बड़े बबल को देखता मुठ्ठियां भीज देता। वो भी इस बबल को फेंकना चाहता था पर फेंक नहीं पाया। इसके सामने वो देखते सुर्ख लब घूम जाते, जिन्हें याद करते थक कर वापिस एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया इसमें डालकर बबल को जेब में रख लिया। फेरी से वक्फे से जाकर पूछती रही मम्मा आई। अब वो क्या कहता, वो इस मम्मा का किस्सा ही खत्म कर देना चाहता है। इसे तलाक के लिए तारीख को कह दिया था। अब रूह में बेचैनी उतर आई थी। वो सारी रात सो ना सका था। नीचे सुबह आंखों में सुर्ख डोरे गहराई से उतर आए थे। रूह में थकन पैदा होने लगी थी। रोज सुबह की तरह इसने अपनी बेटी और इस पर ब्लैंकेट ठीक करना चाहा पर खाली जगह इसका मुंह चढ़ा रही थी। अपने माँ बाप से सरसरी तरीके से सलाम करते बेटी को नाश्ता करवाकर इसे नूर के रूम में छोड़कर वहां से निकल गया। वो सोचना चाहता था कि इसकी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं, पर खाली सवाल ही लौट आता। वो मानता था मुस्कान से शादी इसने अपनी मर्जी से की थी और लड़की इससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसने तो बस इसकी आंखों में मोहब्बत देखी थी, कभी पाने की चाह नहीं देखी थी। शायद वो अपनी असलियत की वजह से इसे भागती थी, पर जब इसने हाथ फैलाया तो वो पीछे ही नहीं हटी थी। काश वो अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए इस जुनूनी लड़की का चुनाव ना करता। अगर ऐसी इसने बेवकूफ़ी कर ली थी तो वो इनकार कर देती और इस इनकार में अपने रूप में आकर जिद पर अड़ जाती तो आज ये सब ऐसा ना होता और शायद
कहीं वो इनकार करती तो वो अपना अना का मसला ना बना लेता। जिस तरह बेस्ट के केस को इसने अपनी जिंदगी का मसला बना लिया था। इसकी कड़ी आहिस्ता आहिस्ता मिलती जा रही थी और वो सही के बाप रशीद आलम तक पहुंच चुका था और ये सुनकर शशता रह गया था। इसे किसी ने काट कर कीचड़ में फेंक दिया था। हो ना हो बुरहान को सो आना शक था कि यह हरकत इस हैवान की होगी। जरूर इसने अपनी हैवानगी का निशाना अपने बाप को बनाया है। ये भी देखा और हैरान हुआ कि बेस्ट का घर इतना छोटा और घुटन से भरपूर था। 2 छोटे हवाज़ादा रूम्स पर मुश्तमिल वो छोटा एक रूम साइज जितने सहन वाले घर में सईद आलम रहता था। वो यकीन ना करता अगर वहाँ के मौजूद बूढ़े लोग इसे ना बताते कि ये आलम का घर है। और फिर इसका बाप ड्रग्स लेता था। इसकी बहन भी थी जो इतने टाइम कोमा में पड़ी थी और ये इन्फॉर्मेशन इसे रिमशा ने पहुंचाई थी कि सईद आलम की बहन है जिसका नाम समिया है, वो कोमा में थी। इसका पास्ट क्या है कोई नहीं जानता। वो क्यों कोमा में गई कोई नहीं जानता। बस इतना जानता है कि वो कोमा से आई है। इसने सईद आलम के बारे में बहुत जानने की कोशिश की इन महल वालों से, पर सबने जैसे मुंह पर कफल लगा लिया था। फिर जबर वो नहीं कर सकता था, बस शिकस्ता लौट आया। फिर शिकस्त के पीछे अरमान भरपूर तफ्तीश में लगा हुआ था। इस शिकस्त के बावजूद वो काफी हद तक कामयाब रहा था इसके बारे में जानने के लिए। वो एक छोटी सी उम्र में ड्रग्स स्मगलर था। जरूर इस ड्रग्स से आगे सीरियल किलर बना होगा। ये एसपी बुरहान अल्वी की सोच थी कि वो खुशी से इस रूप में आया होगा, पर नहीं, वो नहीं जानता एक छोटी सी उम्र वाला लड़का अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ बाप का पेट पालने के लिए ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस मासूम को दिमागी टॉर्चर किया गया था। इसके वजूद के पोर पोर को काटकर इसमें दरिंदगी भरी गई थी। इस कमसन लड़के को बर्फ की तह में मुंह के बल नंगा लिटाकर पीठ पर हंटर मारते हर तरह की दरिंदगी पर मजबूर किया गया था। वो खुशी से व्यस्त नहीं बना था, ना ही से खुशी थी अपना चेहरा काटा था। वो खुशी से दरिंदों के पास नहीं गया था। इसने दिमागी झटके दिए और लाइट के यह हकीकत थी इसकी अब की जिंदगी इसकी अज़ियतों पर पर्दा डाल गई थी। इस छोटे से वजूद को भूल गए थे जो दिन रात ठोकरों की जद में हुआ करता था, 2 निवालों और एक घूंट के लिए सिसकता था। याद था तो सिर्फ ये कि वो एक हैवान है, मासूमों का खून बहाता है। वो मासूम जो सफेद लिबास में घूमते थे और दिन रात के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सास के साथ ऐसा सलूक तमाद साहब, मालाबाई ने सोचों में खड़े बुरहान को देखकर तमस्खरे से कहा। वो चौंका और इसकी तरफ देखने लगा जो लेडी ऑफिसर के साथ हथकड़ियां पहने खड़ी थी। सुनहरी आंखें, स्याह बाल, वो इस उम्र में इंतहाई पुरकशिश खूबसूरत नजरों को भटकाने की हद तक हसीन लग रही थी। बुरहान का दिल किया इस आंखें नोच कर ले। कैसी गलीज मकरू आंखें थी। वो हैरत है कि हर जमान ने जिंदा कैसे छोड़ दिया दोनों कमबख्तों को। और ऐसी भी तुमने कैसे इस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं बेच चुकी थी? जरूरी तो नहीं वो पाक। शट अप, नाम मत तो इसका अपनी जुबान से, वरना जान से मार दूंगा। वो पिपा कर इस गुर्राया मालाबाई पर। इसका तैश देकर पहले हैरान रह गई और फिर कहका लगाया। चल गया इसका जादू, आखिर क्यों नहीं चलेगा? वो भी तो मालाबाई की भी। इसे मेरी नजरों से दफा करो वरना मैं इसका खून कर दूंगा। वो लेडी ऑफिसर पर धाड़े जिन्होंने ढकेलकर बाई को गाड़ी में बिठाया। वो मुसलसल इसकी हालत पर कहका लगा रही थी और गाड़ी में बैठी वो गलाजत मुंह से हाँकती बुरहान का जब्ता जमाती कहके लगा रही थी कि इसका मुंह बंद करवाने के लिए लेडी ऑफिसर को ही खींचकर थप्पड़ मारना पड़ा। तभी जाकर इसने जुबान बंद की थी, पर मुसलसल बड़बड़ाकर बहुत कुछ बकती भी रही थी। बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए वो सर झटककर सिगरेट मुंह में दबाए अपनी जगह पर बैठा। सामने इसकी गाड़ी, बीच में वो गाड़ी थी जिसमें मालाबाई थी और पीछे ASI की गाड़ी थी। वो सब पूरे 10 बजे वहां से निकले थे। तारिक जो मालाबाई का केस लड़ रहा था गवर्नमेंट एडवोकेट था और अब इससे ही तारिक तलाक का कहा था क्योंकि तारिक और बुरहान के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग थी। गाड़ी अपने सफर के लिए रवाना थी। बुरहान विंडो पर टिटका है, दूसरे हाथ से स्मोकिंग कर रहा था। इसे अंदाजा नहीं था पीछे से इसे कौन सी कयामत घेर रही है। वो एक बार नहीं बार बार आया था कहर जमान के रास्ते में। इसने ट्रांसपोर्ट पर बगैर चेकिंग के गाड़ियों के जाने पर पाबंदी से सख्ती लगा दी थी और जिन पर थोड़ा भी शक गुजरता है हिरासत में लेकर पूरी ईमानदारी से खुफिया तफ्तीश की गई और इस तरह कई मुजरिम इनके हिरासत में थे। इसके इंसानों के वजूद के जरिए स्मगलिंग रोकना, लड़कियों को बाजियाब कराना, कोठे को बंद करना और बाइक को सजा तक ले जाना एक बर्बादी थी कहर जमान की जो ACP बुरहान अल्वी ने अपने हाथों से दी थी। वो नहीं जानता था कमिश्नर क्यों इसे ही रास्ते में कांटा बन रहा था, पर इसने अपनी ईमानदारी का सबूत देते IG से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो इनसे डायरेक्ट रब्ता कर लिया। बुरहान इतना मासूम नहीं था जितना कमिश्नर की रोक टोक पर। अब इस पर इसके पास ऊपर से ऑर्डर थे, तभी कमिश्नर भी मजबूर था इसके सामने। और कहते हैं जब इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। वही हुआ था। इसके मजबूत इरादों के सामने पहाड़ खुद झुकने लगे थे और वह खुश भी था अपनी इस कामयाबी के साथ। दफातन वो चौंकते और चौंकते की वजह फिजा में अचानक ठाकी आवाज का गूंजना। स्टॉप!
वो धाड़ा बैक व्यूमर में मिरर में इसने ASI की गाड़ी पर अटैक कर देखा था। इसके हुक्म के साथ ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी। ओह शिट, इसने गाड़ी क्यों रोक दी? आलिफ ने हाथ पर पंच मारकर आलिफ चौंक उठा। अगर वो ना रोकता तो दूसरा अटैक इसकी गाड़ी पर होता। मुस्कान ने घूरते अपने भाई को कहा, तो अब कैसे? तुम दोनों लड़ना छोड़ो और ये देखो वो पहुंच गए हैं। अटैक कहाँ से हुआ है? वो दूर अपनी अपनी गाड़ियों में थे, इसको फॉलो करते। जल्दी निकलो बाहर। गाड़ी उलटते बची थी। बुरहान ने इन्हें जल्दी से बाहर निकाला। इसके साथ आए कांस्टेबल राइफल पकड़े अलर्ट खड़े थे, जबकि अचानक अटैक पर ड्राइवर को सर पर गाड़ी गहरी चोट लगी थी। वो इसे दूसरी गाड़ी के अंदर बिठा रहा था, तब अचानक ही मुखालिफ तरफ से फिजा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। लोगों की चीखों पुकार मच गई। सब अपनी गाड़ियों पर रोड पर ही छोड़े भाग गए थे। बुरहान ने भी अपनी गन निकाली थी और दाएं बाएं से घेरती गाड़ियों पर फायरिंग करने लगे और दूसरी तरफ गाड़ियों से वो बाहर निकलते इनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस एहलकार शदीद मुकाबलाबाजी में अपनी जान भाग हो रहे थे। कराची के मेन रोड पर इस वक्त कहर जमान के आदमी और पुलिस के साथ आरिफ, मुस्कान, आलिफ तीनों असले लेस खुद भी गाड़ियों से उतर आए थे। बड़ा कमीना है, फिर से धोखा दे गया। आलिफ ने दांत कचकचाए और सामने वाले आदमी का निशाना लेते बोर रैपेटर पकड़े आगे बढ़े। इसने तुमसे आने का वादा नहीं किया था। क्लैशनकोफ पकड़े वो बबल चबाती सुनहरी आंखों में रत जगह की सुर्खी लिए बाएं तरफ फायरिंग करने लगी। आरिफ की और इसकी पीठ मिली हुई थी। दोनों मुखालिफ तरफ फायरिंग कर रहे थे, जबकि आलिफ बुरहान के करीब था, जो इन चार निकाबपोशों को अचानक इनकी मदद के लिए देखकर हैरान था। दफातन इन गाड़ियों के पीछे कई दूसरी मर्सिडीज और इनमें से कलाबाजी मारकर निकलते गाड़ियों की छत पर चढ़कर इनका निशाना लेते कोई गैर मुल्की ही लग रहे थे। मुझे ये सिर्फ बाइक को ले जाने का प्लान नहीं लग रहा था, शायद ये आवाम को हरासा करने आए हैं। आलिफ का दिमाग तेजी से चला, पर आलिफ की नजर निशाने के साथ अपने भाई पर थी, जो राइफल थामे पुलिस एहलकारों के खून से सर यूनिफॉर्म में अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर्स करता आगे बढ़ रहा था। ये पागल आदमी क्या कर रहा है? मुस्कान आरिफ की पीठ छोड़कर इसके पीछे भागी। फिजा में अंधाधुंध फैल गई। इस धुन में ठा ठा की आवाजें कान के पर्दे फाड़ रही थी। आलिफ अपने तमाम साथियों समेत मुकाबले में थे। बुरहान! अचानक वो चीखी जब बुरहान पर निशाना लेते इस गैर मुल्की शूटर को देखा। वो झपट कर खींचती एक साइड पर गिरी। क्लैशनकोफ इसके हाथ से दूर जा गिरी जब वो गाड़ी के पास फायर की धुन में बुरहान के नीचे पड़ी थी। दोनों कुछ पल के लिए बोल ना सके। मुस्कान का दिमाग घूम रहा था। ओ, तो ये तुम हो? मैं भी सोचूं ऐसे कौन से फरिश्ते नाजिल हो गए मेरे लिए, पर मैं कैसे भूल गया। बुरहान ने इसकी नीची आंखों को देखते तंज किया। मुस्कान ने अपने कंधे पर लगी गोली पर जब्त से पड़ी थी, जबकि बुरहान इसके मास्क पर चेहरा देख रहा था। मुंह क्यों छुपाया है मिसी? मैडम डरती हो? इसका निकाब उतारने लगा। मुस्कान भड़क कर इसके पीछे धक्का देकर उठने लगी, तभी बुरहान ने इसके टांग को पकड़कर खींचा और इसे वापस खुद पर गिराया। तुम शट अप! तुम्हें अंदाजा है तुम मरने जा रहे थे। अगर आज तुम्हें गोली लग जाती तो मैं तुम्हारी जान निकाल देती। वो इसकी बात काट कर इस पर खुर्राई। बुरहान ने हैरत से दोनों आबरू झुका लिए। ये धमकी है या कुछ और? इसका मुंह अपनी तरफ करता इससे बोलने अपने हथियार संभाल लिए। ये कुछ नहीं है, इस पे जुनून है मेरा। वो सिर्फ तुम हो। वो आंखों में देखती बोली। दोनों की आंखें सारी रात की हुई बेचैनी जगह चुगली खा रहे थे, पर अगले पल दोनों ने झुंझुआ गए। इस जुनून का इनाम मैं तुम्हें जल्द ही दूंगा। इसके गाल थपथपाते बोला। उन्होंने गैस फेंका है, ख्याल करना। अरब की आवाज इसके कान में गले आले से गूंजी। वो चौंकी और बुरहान को देख वो बगैर नकाब के थे। ये पहनो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो अपना मास्क उतार के इसके मुंह पर रखती, कहने के साथ जबरदस्ती पहना गई और खुद अपनी गोली के दर्द से चलती ढूंढती मानित सांसों को रोके उठकर अपनी क्लैशनकोफ संभाले एक तरफ धुन में गायब हो गई। बुरहान अभी ठीक तरह से हैरान भी नहीं हो पाया था कि अचानक से अपनी गाड़ी के अभी खड़ी गाड़ी जिसमें इसने बाइक को अटैक होने से पहले लॉक किया था, इसके करीब पांव की चाप सुनाई दी। पांव की दमक बता रही थी वो एक नहीं थे। इसने गन थामी और उठकर गाड़ी की ओट में हो गया। इसमें है अंग्रेजी में भारी आवाज गूंजी। एसीपी को ढूंढो, खत्म करना है इसे और यहाँ से निकलना है। बेस्ट के आदमी फैल रहे हैं, मरेंगे सब फास्ट। दूसरी रौबदार और दबदबे वाली आवाज बुरहान को अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। एसीपी तक पहुंचने से पहले मुझसे मिलो। आलिफ करीब ही दहाड़कर रेपिटर फेंकता इस पर झपटा और एक के बाद दूसरा खंजर इनकी गर्दन पर वार किया। बुरहान ने झपट कर बाइक का डोर खोलते आदमी को गले से पकड़ा और रीढ़ की हड्डी पर घंटा कर ट्रिगर दबाया। चीख के साथ इसने दूसरा फायर इसके हलक भी किया, जब अचानक से दोनों आदमी दाएं बाएं से झपटते हुए गुत्थम गुत्था होकर नीचे रोड पर गिरे। दूसरी तरफ दांत वालों का टारगेट इन्हें खत्म करना था कि वहां से एक भी बचकर न जाने पाए।
आरिफ अपने आदमियों समेत शदीद मुकाबलाबाजी में था, जबकि आलिफ एक तरफ गुत्थम गुत्था उनकी गर्दनों पर तेजी से खंजर घुमा रहा था, तो दूसरी तरफ बुरहान एक की गर्दन पर घुटना टिकाए दूसरे के मुंह पर पूरी कुव्वत से एक के बाद दूसरा मुक्का मार रहा था। और इससे फायदा उठाती दरवाजे जो खोलती मालाबाई सीटों के नीचे से निकल आई, क्योंकि अंदर फायरिंग से बैठी लेडी कांस्टेबल शहीद हो चुकी थी। फिजा सारी शोलों की लपेट में थी। वो आहिस्ता से वहां से निकली और भागी एक तरफ। कहाँ वो हामती कामती सांसें रोकने में बमुश्किल कामयाब होती भाग रही थी, जब अचानक सामने वजूद के टकराव से नीचे जा गिरी। अब आंखें फैलाई धुंध में इस वजूद को पहचानने की कोशिश में थी। जब इसकी मुश्किल आसान करते सामने कुछ करीब हुआ वजूद, मास्क ना होने पर वो मुस्कान को देखती शशता रह गई थी। ब्राउन लॉन्ग कोट, लॉन्ग बूट पर कंधे पर क्लैशनकोफ लिए सुनहरी आंखें जो जहरीली गैस की वजह से शायद सुर्ख हो गई थी, सुनहरे खुले लंबे बाल के साथ इनके सामने खड़ी तमस्करे से देखती मुस्कुरा रही थी। मैं सोचती थी माँ वो इसी इज्जत की मौत देते, पुलिस वाले के हवाले कर दिया, पर तुम्हें तो और भी और जिंदगी बर्बाद करनी थी। कोठे वाली को इज्जत कहाँ रास आती है, इसने कहते सांसों में तकलीफ देखते अपने मुंह पर पलक झपकते उसने बाल लपेट लिए। तुम वो हलक तर करती शौक थी, फिर अचानक गिरगिट की तरह रंग बदला। मुस्कान, मेरी बेटी मुझे बचा लो, मैं बदल गई हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ, मुझे बचा लो, मेरे आरिफ को बुलाओ। शट अप, मेरे भाई का नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। और चालाक औरत, तुम क्या समझती हो तुम मुझे धोखा दोगी मिसी को? अगर इतनी ही हम तुम्हें अजीज होते तो हमें इन मेहमानों के हवाले नहीं करती चंद पैसों की ओर। इस पर वो डरते हुए इसकी सिमत बड़ी ही थी कि अचानक से इसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया। एक दर्द पर याद निकली इसके मुंह से। दूसरे ही पल इसका एक पांव जमीन पर जबकि दूसरा फिजा में बुलंद हो गया और घूमता पीछे खड़े वजूद के गाल पर आ गया। वो चीखता नीचे गिरा और दूसरे लंबे संभल कर कलाबाजी लगाते पीछे होते उठ खड़ा हुआ और हाथों से मुस्कान को फाइट की दावत दी। वो कोई फाइटर ही लग रहा था बॉडी से। वो धुंध में क्लाशनकोफ एक तरफ फेंककर इस दावत को गर्दन अकड़ा कर कबूल कर चुकी थी। इसे चक्कर आ रहे थे, कंधे से टेसें उठ रही थी, इसके बावजूद वो ये ललकार कबूल कर चुकी थी। वो दोनों तैयार थे एक दूसरे को देखते रफ्तार पकड़े लपके वो दोनों मुक्के सामने करते, इनके कोहनी अपने पेट में टिकाए मुक्के मुस्कान के पेट में मारने के लिए इसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ मुस्कान इसके मुक्कों को देखकर एकदम लेटने के अंदाज रोड पर गिरी। अपना एक पांव इसके पेट पे तो दूसरा इसने घुटने में मारा, खुद करवट के बल नीचे गिरी। अभी वो संभलता मुस्कान कलाबाजी मारकर उठ खड़ी और दोनों घुटनों समेत इसके ऊपर गिरी, साथ ही गर्दन को पकड़कर बाएं जानिब मोड़ा। खटक की आवाज के साथ दिल दहला देने वाली भयानक चीख लम्हे को गूंजी और वजूद साकित हो गया। खबरदार जो मेरे करीब आई। इसे अपनी सिम देखकर बाई ने पास पड़े बेजान खून से लथपथ वजूद से पिस्टल उठाकर इसके सामने की। वो चौंक कर अपने हाथ बुलंद कर गई, जिस पर बाई ने खुशी से कहकर लगाया, इतनी खतरनाक हो गई हो मेरी चूहिया जैसी बेटी, एक हट्टे कट्टे आदमी को सेकंड में गर्दन घुटका। जानती हो ये सब इस बेस्ट ने किया है। हाँ, माँ ने भेजा दिया था इस अनजान से बेहिस बेरहम होकर। मेरे आंसू देखते ना सिर्फ अपनी चादर दी थी बल्कि मेरे जान अजीज भाई की जिंदगी बचाई। वो कुर्राई, एक चुप कर, मुझे सिखा रही है, एक बार यहाँ से निकलने दे, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी। ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरे खून की सिर्फ मैं नहीं जमान किंग भी प्यासा है, नोच देगा वो तुम्हें किंग। और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा वो हाल देखूंगी जब तुम अपनी औकात में होंगे। इसका बिस्तर गर्म, खबरदार, एक लफ्ज भी आगे कहा। वो चीखी इसकी सिमत बढ़ी इसका मुंह नोचने के लिए। अचानक ही घबराकर बाई ने ट्रिगर दबाया। जहां ठाकी आवाज फिजा में छाई थी वहीं एक पल के लिए साकित हुई, दूसरे ही पल धड़ाम से नीचे गिरी। मुस्कान, वो धाड़ा। बुरहान ने दोबारा ट्रिगर दबाते नीचे पड़े बाई के वजूद को निशाना लिया और वहां गिरी मुस्कान की जानिब भागा। पर सवा शहीदों इसे कहीं मुस्कान का वजूद नजर नहीं आया। पुलिस के सायरन, रेंजर्स धमक इनके सुन दिमाग से गूंजने लगी, पर इसमें हवास कहाँ थे। अचानक इसे भी एक तरफ धक्का दिया गया। इसके पास पड़े वजूद पर फायर हुआ था जो निशाना इसका लिया गया था, पर इसने फिर से बचा लिया था। बुरहान ने वीरान आंखों से देखा जहां नकाब में आलिफ उसे देखता अपना लहू बाजू पकड़कर लड़खड़ाता उठा और वहां से गायब हो गया। इसने फिर सिर्फ चीखों की आवाजें सुनी थी। शायद वो इस इंसान को मार रहा था जिसने इस पर निशाना लिया था। इस जंग के दौरान वो सिर्फ ये जान पाया था ये कोई जो भी था अंग्रेज वाले वजूद नुमा नमदार हुए थे और इसकी जान लेना चाहते थे, पर जबकि दूसरी तरफ से इसे बेस्ट के आदमी किसी हाल में भी बचाना चाहते थे। आखिर क्यों? इसकी नजरें कराहती बाई पर गईं। तुम जैसे लोग ऐसे नहीं मरते। वो धाड़ा और पास पड़े क्लैशनकोफ उठाकर बगैर किसी की परवाह किए इसने बाई के वजूद में सारी गोलियां उतारना शुरू कर दी। फिजा में खून की छींटें उड़कर इसके मुंह पर कपड़ों पर आ रही थी, जबकि वो तो पहले ही अपने जवानों के खून से इन्हें बचाते खून में नहाया हुआ था। कंट्रोल योरसेल्फ। झटके से इसे के हाथ से क्लैशनकोफ छीनकर उसने झटका देते होश में लाए, पर इसके सामने तो वो लहराता वजूद घूम रहा था। इसका दिल के इसके नाम की एक दुनिया ही धाड़ लगाए।
सब खौफ से सहम जाएं। हमने ऐसा नहीं सोचा था, ये इंतहाई खौफनाक था। कई ऑफिसर शहीद हो चुके थे, हमारे आदमी मारे गए थे। आरिफ आलिफ के बाजू पर पट्टी करते सुर्ख आंखों से बोला, मिसी कैसी है? आलिफ ने घूर कर अपना बार बार पूछे जाने वाला सवाल दोहराया, कैसी हो सकती है? जिस तरह की इसने बेवकूफी की है कोई कर सकता है। इस जहरीली गैस में इसने सांस लेते हैं, जबकि अपना मास्क इसने एसीपी को पहना दिया, इसके बदले गोली खा ली है। इस आदमी में इस हालत में इस आदमी से लड़ी है। वो तो शुक्र है खौफ से इस आदमी का शुरू वाला स्टेप गलत था, इसीलिए इसका बचाव हो गया। और फिर इसमें वो कहते कहते रुका जब सही ऑफिस में दाखिल हुआ। तुम्हारी आज मैंने जा रहे हो? उसने सीधा आलिफ को मुखातिब किया। नहीं, हालत देख रहे हैं, शहर पूरा बंद हो गया, मीडिया दरवाजे पर ढेर जमाई खड़ी होगी। भाई हॉस्पिटल में है, इन्हें जख्म आए हैं, वहाँ अलग न्यूज बनाई जा रही है। वो गुस्से से बोलकर नजरें फेर गया था। अच्छा फिर घर कह दो तुम कुछ जरूरी काम से दोस्तों के साथ बाहर हो, इसने संजीदगी से कहा। मुझे इससे बेहतर आइडियाज आते हैं। शुक्रिया फोकट के मशवरे का, वो चबा कर बोला। पलटता से ही थम गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बेहतर आइडियाज नहीं, इसलिए शराफत से यही कहो क्योंकि वही काम आ सकते हैं तुम्हें। वो चटा कर कहता वहां से निकल गया। पीछे आरिफ मुंह सोरे आरिफ को देखकर गमगीन हो गया। दिल बड़ा कर इन सबकी जाने जाती ही रहती हैं। इसे सीधा कंधा थपथपाते वो खुद जो के कंधों से वहां से निकला। पीछे आरिफ ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर इसकी पीठ पर दे मारा जो कराह कर गया था। इन सबका तुम्हारा भाई जिम्मेदार है, वो धाड़ा और गुस्से से ठाक के साथ दरवाजा इसके मुंह पर मारते सो खून छलकाती नजरों से इसका चेहरा घूरते वहां से निकला। इतनी लाशें, इतना खून खराबा, इतने शहीद, लोगों में कोहराम मच गया था। रास्ते ब्लॉक थे, आवाम हरासा घरों में दुबकी हुई थी, दुकानें सड़कें सुनसान पड़ी थी। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। टीवी के हर चैनल पर एक गैर मुल्की दहशतगर्दों के मुर्दा चेहरे सामने ला रहे थे। कोई कह रहा था ये अटैक बेस्ट ने करवाया है एसीपी को अपने केस से हटाने के लिए, तो कोई बाइक को लेकर बातें बना रहे थे जिसे एसीपी ने खुद मारा था। दिल्ली में सख्ता छाया हुआ था। सिर्फ न्यूज चैनल चल रहे थे जहां कोर्ट जाते रास्ते में हुए दहशतगर्दों के अटैक पर इनमें जाम हक होते हुए जूद देख रहा था। फिजा में जहरीले गैस के असरात खत्म होने के लिए स्प्रे किया जा रहा था, जबकि बुरहान हॉस्पिटल में पड़ा था। तुम्हारी वॉच कहाँ है आलिफ? आरिफ ने कुछ चौंकर इसकी खिलाई को देखा। वो सुबह से नोट कर रहा था। यार वो घर रह गई, सुबह लेना भूल गया। तुम फिक्र मत करो, सेफ है। वो अपनी खिलाई को देखते ये बात छुपा गया कि नूर को गिरफ्त में लेने पर इसके जुबने से उतार कर वहां रख दी थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आरिफ? तुम्हें अंदाजा है अगर वो वॉच तुम्हारे भाई या किसी और को मिल गई तो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है इस डिवाइस से, क्योंकि इस वॉच में मौजूद चिप मैंने इस कंप्यूटर से कनेक्ट की है। जब भी तुम कनेक्ट करोगे ये सिस्टम अलर्ट होंगे और अगर वो चिप किसी काबिल बंदे के हाथ चढ़ी तो वो हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है इस घर की। मैं जा रहा हूँ आरिफ, डोंट वरी, मैं ले लूंगा। सेफ जगह पर है यार। इसके कंधे पर हाथ टिकाकर एक नजर सोई हुई मुस्कान पर डालकर वहां से निकला। वो कह रहा सांस भरकर मुड़ा तो मुस्कान को उठते पाया। कहाँ? आरिफ इसे बेड से उठते देख जल्दी से बोला। कहाँ का क्या मतलब है? मेहंदी है आलिफ की। वो भड़क कर इसके सामने आने पर बोली, मुझे मालूम है तुम्हें मेहंदी पर जाने की बेचैनी नहीं, इससे मिलने की है। वो गुस्से से बोला, हाँ है तो एनी प्रॉब्लम? रास्ते से हटो वरना सीधा सईद को बोलूंगी इसके सहारे अपनी बहन को छोड़ जाते हो, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से बच्ची को हरासा किए रखता है, घूरता रहता है इसे। इसकी धमकी पर आरिफ होनको की तरह से देखने लगा। मुस्कान? वो सदमे से बोला, ओनली कॉल मिसी, जस्ट मिसी डार्लिंग। इसके गाल थपथपाते वो बोली, तभी ही आरिफ ने इसके गले में बाजू डालकर इसे कैद कर लिया। तुम्हें अंदाजा है तुम मरते मरते बची हो? आलिम ने मुझे खास करके तुम पर नजर रखने के लिए कहा है और मैं तुम्हें ये चौकट पे लांगने नहीं दूंगा। वो गश्ते से घसीट कर बेड के सिमत ले जाने लगा। उसका ने एक नजर अपने बाजू को देखा जिसमें पट्टी बंधी हुई थी, तो दूसरी नजर पर आबरू उठाकर इसे इसके बाजू इसकी नाजुक गर्दन में था और वो इसे आहिस्ता से घसीट कर इसे बेड के पास आया। अभी इसे बेड पर डाला ही नहीं था जब अचानक इसने कोहनी घुमाकर इसके जबड़े पर मारी। वो कराकर इसकी गर्दन छोड़ता अपना जबड़ा पकड़ गया। तभी इसने झुककर इसकी टांग नीचे से पकड़कर बाहर को खींचा। वो धड़म से नीचे बेड पर गिरा। मिसी! वो धाड़कर जब इसके पास रखी ड्रिप से मलहक का नली को खींच कर निकालते दूसरी तरफ उठाई हुई दोनों को जोड़कर आरिफ को शजदर देखते इसके हाथ पांव को साथ बांध लिया। अब वो इसकी आंखों में गुस्सा देखती हंस पड़ी। बेटा अलशराफत, मुझे लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, इसलिए ये लो ऑक्सीजन मास्क। कहने के साथ ही वो इसे ऑक्सीजन मास्क पहनाते। झुककर इसकी सिलवटों से भरी पेशानी पर बोसा देकर गाल थपथपाकर जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर वहां से निकली। पीछे हो मिस्सी करता रह गया। मुस्कान
मेरा बस चले, तुम्हारा गला दबा दूं कमी औरत, दांत पीस कर वो सोचते अब ऑक्सीजन में सांस लेने लगा। भाई की गोली लगने से पहले वो लहराकर इस जहरीले गैस की वजह से गिरी थी, और जब आरिफ की नजर इस पर पड़ी तो वो सब कुछ फेंक कर इसकी जानिब लपका था और इसे बाहों में भरकर वहां से निकला और हॉस्पिटल पहुंचा। तब मालूम हुआ इस जहरीली गैस के साथ इसे गोली भी लगी है और सर भी फटा हुआ है। इसके सर पर 4 स्टिचेस लगे थे। गोली अभी 12 बजे ही तो निकाली थी, साथ दूसरे जख्म भी तो ताजा थे, फिर वो कैसे इस फंक्शन में जा सकती है। शहर की हालत अबतर थी, ऐसे में मेहंदी का फंक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए था, पर एक बेटे के लिए दूसरे बेटों की खुशी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी में कोई गड़बड़ नहीं की। अलबत्ता आसिया बेगम कमाल साहब हॉस्टल में थे, इसके पास डेड बॉडी सबकी उठाई जा चुकी थी, रोड साफ था, शाम तक सारी तफ्शीशें हो चुकी थी। वो दहशतगर्द का ग्रोह था जो एसीपी को रुकावट समझकर खत्म करने आए थे, बल्कि वहां सामने इमारतों में लगे सीसीटीवी फुटेज से बाइक को बचाने के भी कुछ मंजर सामने आए थे जिसे वो इन्हें वहां से निकालना चाहते थे। अम्मी अब आप जाएं घर में, नूर फेरी अकेली हैं, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। वो उठकर बैठा और आसिया बेगम के हाथों से सूप पीता बोला, वहाँ खानदान के लोग मौजूद हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्होंने खफकी से कहा। बुरहान मुस्कुराया, लगता है आप नाराज हो गए हैं, ऐसा करें साथ चलते हैं, 2 मिनट वेट करें। वो अपनी माँ के सर पर बोसा देता बोला, आप लगता है सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही घूरते गुजारेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे बुरहान अलवी, मुझे तुम पर फख्र है। वो घूर कर खुद को घूरते अपने बाप को सामने बैठा देखकर मुस्कुराहट रोककर बोला, बकवास बंद करो, तुम जैसे बेटे से अलग ना देता तो बेहतर था, पल पल की मेरी जान निकालते हो। तुम्हें मेरी हालत का एहसास है बुरहान अलवी? अल्लाह ना करे क्या होगा जब मेरे ऐसे जवान बेटे को कुछ हो जाएगा, मैं तो पागल बन जाऊंगा, दीवारों से टकरे मारता फिरूंगा। वो कब के भरे हुए गुस्से से बैठे थे और बोलने पर आए तो धाड़ने लगे। वो मुस्कुराता इनकी आंखों में आंसू देखकर मचल कर उठा था। शायद जिंदगी में पहली बार इसने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे। वो रिश्तों के मामले में काफी पत्थर साबित हुआ थे और आज आखिरकार पत्थर पिघल गया था, क्योंकि औलाद थी सामने, और ऐसी शह औलाद पहाड़ों को पानी की तरह पिघला दे। कुछ नहीं है तो अब्बू प्लीज, आपका भरोसा ही मेरी हिम्मत है, जब आप मुझे कुछ नहीं समझेंगे तो मैं खुद क्या उम्मीद रखूंगा। वो बोलता बैठ से उतरकर कमाल साहब के पास आते रुका, भलाइक नाफरमाना औलाद हो तुम मेरी, यही तुम्हारी हिम्मत के लिए काफी है, क्योंकि मेरी नाफरमानी से ही तुम्हें हिम्मत मिलती है। वो उसे सीने में नीचे गुस्से से बोले, बुरहान कहका लगा उठा, अब ऐसा भी नहीं है, मैं काफी फरमाबरदार बच्चा हूँ, सिर्फ आपको ही मेरे गुण दिखते नहीं है, बाकी माशाल्लाह। इसने दुहाई दी। आसिया बेगम पास आकर इसके सर को पकड़े झुकाकर माथे पर बोसा देते इसके साथ लग गई। दूसरी तरफ अपने बाप को आंख मारते इन्हें घेरे में ले लिया। तो मतलब गुस्सा खत्म? वो शरारत से देखता पूछने लगा। हाँ, वहां सब सर हिला कर गए, दांत नहीं आया अभी तक। वो हैरान था, इसका लाडला भाई इसकी इस हालत पर भी नहीं आया था, जहां यहाँ का कांस्टेबल से लेकर हाई रैंक ऑफिसर आईजी साहब, आईजी, डीआईजी तक यहाँ आए थे, क्योंकि वो दहशतगर्द आम थे नहीं थे, खतरनाक थे। कई ममालिक की पुलिस सीक्रेट सर्वेंट इनके पीछे थी, जहाँ ये दहशतगर्द फैलाकर भाग जाते थे, पर यहाँ ये भूल गए थे ये पाकिस्तान है। यहाँ मैली नजर रखने वाले की गर्दन पर लात रखी जाती है, इसका सर काटकर पाँव की ठोकरों से खेला जाता है। बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर गया, इसने न्यूज़ सुनी थी और अब आने ही वाला होगा। बुरहान ने सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि इसकी अब की हरकतें से मशकूक लगने लगी थी। इसका पूरे स्टार सा अंदाज अपने पुलिस ऑफिसर से कैसे छुप सकता था, इसलिए बुरहान कुछ सोचकर में चला गया। चोटों की वजह से रेस्ट में था, घर के फंक्शन की वजह से वो इस वक्त घर जा रहा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।